एक सेकंड के लिए सोचो, आपने आज कुछ गूगल पर सर्च किया होगा, आपको क्या मिला? एड्स, एसईओ स्पैम और बहुत सारे लिंक, यानी कि कोई भी एक सिंपल सवाल का सीधा जवाब नहीं। और बस इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होके एक बंदे ने सोचा इस चीज को मैं बदलूंगा। बेसिकली वो डायरेक्टली गूगल को चैलेंज कर रहा था। $20 बिलियन वैल्यूएशन है, 780 मिलियन क्वेरीज हर महीने। जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक उनके इन्वेस्टर हैं। और ये चीज सिर्फ एक बंदे की स्टोरी नहीं है, एक ऐसे सोच की स्टोरी है जो पूरे इंटरनेट को बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूं अरविंद श्रीनिवास और उनकी कंपनी परप्लेक्सिटी एआई की। 1994 में चेन्नई में बॉर्न हुए अरविंद। जैसे हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है आईआईटी में जाना, कंप्यूटर साइंस लेना, वैसे इनका भी था। लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं हुई और उन्होंने आईआईटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ले ली। और यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने खुद से पाइथन, मशीन लर्निंग वगैरह सीखना स्टार्ट करी और हमेशा उन लोगों को देखा जो उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। और इन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि रोट लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला, हर चीज की डेप्थ में जाना होगा। और यही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने उन्हें कुछ ऐसा दिया जो सीएस वाले स्टूडेंट के पास नहीं होता। लीनियर अलजेब्रा, सिंगल प्रोसेसिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। यही चीज आगे चल के मशीन लर्निंग में बहुत काम आई और वो पीएचडी करने के लिए यूसी बर्कली चले गए। फिर ओपन एआई, डीप माइंड, गूगल रिसर्च में इंटर्नशिप करने के लिए चले गए। लेकिन ये बंदा रुकने वालों में से नहीं था। अरविंद जब 2018 में ओपन एआई में इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनके पास एक आइडिया था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? जब भी एआई सही काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड देंगे और जब भी गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट देंगे। और इसी आइडिया को लेकर अरविंद ओपन एआई के को-फाउंडर के पास गए और को-फाउंडर ने छूटते ही बोला कि बकवास आइडिया है। और उन्होंने 2 सर्कल ड्रॉ करे व्हाइट बोर्ड पर और एक पे लिखा एजीआई, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और दूसरे सर्कल पे लिखा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और अरविंद को बोला इसी का फ्यूचर है। और ये एक बहुत अनकंफर्टेबल मूवमेंट था, लेकिन अरविंद को एक चीज समझ में आ गई और उन्होंने डिसाइड करा पीएचडी पिवट करने का और अपना पूरा फोकस जनरेटिव मॉडल सीखने में लगा दिया। और फिर 2021 में वापस आते हैं ओपन एआई में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट बनके। और अब इनके पास स्टेबल जॉब है, रिस्पेक्टेड कंपनी में, फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है। और ये चाहते तो यहाँ पे रुक जाते, बट मैंने आपको पहले बोला है कि ये बंदा रुकने वालों में से नहीं है। और कुछ ही दिनों बाद वो ओपन एआई को छोड़ देते हैं और पता है क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जॉब करने के लिए बने ही नहीं होते हैं। और यहां से स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि परप्लेक्सिटी एक बार में नहीं बना। और इनके पास एक आइडिया था कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, कस्टमर का डेटा होता है, एम्प्लॉय का डेटा होता है, सेल्स का डेटा होता है। और अरविंद का यही प्लान था कि एक ऐसा मॉडल बनाए जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो, हिंदी या इंग्लिश में लिखो, उसको एआई एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा और आपको आंसर देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे डेटा है और एकदम से इतना बड़ा काम अरविंद के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। और उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लिया और एक ही स्पेसिफिक चीज पकड़ी, ट्विटर। दिसंबर 2022 में इन्होंने लॉन्च किया बर्ड एसक्यूएल, यानी कि आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो कि इलॉन मस्क के बारे में क्या चल रहा है और एआई मॉडल ट्विटर में सर्च करेगा और आपको आंसर दे देगा। इसको बनाने के लिए ओपन एआई का कोडेक्स यूज किया था जो आपके नॉर्मल लैंग्वेज को एसक्यूएल में कन्वर्ट करता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ट्विटर ने अपना फ्री एपीआई बंद कर दिया, यानी कि वो डोर ही बंद हो गया जिससे बर्ड एसक्यूएल ट्विटर में जाके डेटा को एक्सेस करता था। और एक ही रात में प्रोडक्ट खत्म। लेकिन कहते हैं ना, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। और ठीक यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। और फिर एक दिन होता है क्या है, वो अपने दोस्त के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस गूगल पर सर्च कर रहे थे। गूगल पे उन्हें बहुत सारे लिंक मिलते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढने के लिए उनको अलग अलग लिंक को क्लिक करके देखना पड़ रहा है और बीच बीच में एड्स भी आ जा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने सोचा मेरे को कोई डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को 10 लिंक ओपन क्यों करनी पड़ रही है। और उन्होंने सोचा ये प्रॉब्लम मेरे जैसे कितने सारे बंदे फेस कर रहे होंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक सिंपल सा स्लेक बोर्ड बना दिया, मतलब कि कुछ भी आप सर्च करो आपको वो डायरेक्ट आंसर देगा। और यही बॉट आगे चल के परप्लेक्सिटी बनता है, बताता हूं कैसे। और अरविंद और उनके 3 दोस्त इसी सिंपल से स्लेक बोर्ड को प्रॉपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू किया और भी एक्यूरेट बनाया, वेब सर्च को बेटर करा, इंटरफेस बनाया, बग्स फिक्स करे। मतलब कि 4 लोग दिन रात एक ही प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में लग गए। और फिर फाइनली 7 दिसंबर 2022 को परप्लेक्सिटी को लॉन्च किया गया पब्लिकली, चैट जीपीटी के 1 हफ्ते बाद। लेकिन कहानी आपको जितनी सिंपल अभी लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि अब परप्लेक्सिटी को लोगों तक पहुंचाना है और उसके लिए करनी पड़ेगी एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग के लिए चाहिए पैसे। वो कहां से आएंगे? वो वीसीज के पास से। लेकिन जब ये वीसीज के पास गए, वीसीज ने पता है क्या बोला? एक तो फंड दिया नहीं, ऊपर से बोला इसका सब्सक्रिप्शन कोई लेगा ही नहीं। और वीसीज ने बोला करेक्टर बॉट बनाओ, वो बिकेगा। ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जब 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च होता है तो वो बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा था, फनी फनी आंसर दे रहा था। तो वीसीज को लग रहा है कि चैट जीपीटी वायरल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो फनी फनी आंसर दे रहा था। लेकिन परप्लेक्सिटी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा था। तो वीसीज को लगा रहा है कोई नहीं खरीदेगा।
देगा। और अरविंद ने सैवेज रिप्लाई दिया, उनका पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल था, एंटरटेनमेंट कुछ देर के लिए होता है, लोग थोड़ी देर हंसेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत हमेशा पड़ेगी तो लोग बार बार आएंगे। वीसीज ने बोला फनी बनाओ बिकेगा, अरविंद ने बोला एक्यूरेट बनाओ टिकेगा। और ग्रोथ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जनवरी 2024 तक परप्लेक्सिटी के पास 10 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स थे और वो नंबर 2025 में 22 से 30 मिलियन तक पहुंच जाता है और 780 मिलियन क्वेरीज हर महीने वो सॉल्व कर रहे थे। और ये ग्रोथ कोई लक नहीं था, इसके पीछे थी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को ट्रेन करा, एंथ्रोपिक ने क्लाउड को ट्रेन करा, गूगल ने जेमिनाई को ट्रेन करा। इनमें से हर एक ने अपना फाउंडेशन मॉडल बनाया और इसमें बिलियंस लगते हैं, सालों का टाइम लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है। और अगर मॉडल ने सही आंसर नहीं करा तो सब कुछ बर्बाद। लेकिन परप्लेक्सिटी ने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने ये गेम ही नहीं खेला और यही है इनका ग्रोथ का राज। उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर बनाया, मतलब कि अपना कोई मॉडल नहीं बनाया। उन्होंने क्या करा, चैट जीपीटी लिया, डीपसीक लिया, क्लाउड लिया, सबको एक ही सिस्टम में कनेक्ट कर दिया। यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, परप्लेक्सिटी क्या करता है, वो ये चेक करता है कि इसका सही आंसर कौन दे पाएगा, एक्यूरेट आंसर कौन देगा, फिर उसी मॉडल का यूज करके वो आपको आंसर दे देगा। इसीलिए तो इतनी फास्ट ग्रोथ हुई। जहां दूसरी कंपनीज मॉडल बनाने में पैसा लगा रहे थे, परप्लेक्सिटी ऑलरेडी मार्केट में था, अब वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कस्टमर कैसे लेके आए। और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके एक ही झटके में 360 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गए। और यहां वो रुके नहीं, सैमसंग टीवी, मोटरोला फोन में प्री इंस्टॉल करवा दिया परप्लेक्सिटी को। लेकिन जितना आपको स्मूथ लग रहा है ना, उतना है नहीं, क्योंकि जब बंदा और कंपनी बड़े होने लगती है ना, तो छोटी छोटी गलतियों को लोग नोटिस करने लगते हैं और कंट्रोवर्सी होना तो बनता है। बस यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली कंट्रोवर्सी जो इनके साथ हुई, देखो प्रो यूजर ने पैसे दिए थे प्रीमियम सर्विस के लिए, लेकिन ये देखा गया कि जब भी क्वेरीज वगैरह ज्यादा आती है तो परप्लेक्सिटी अपने सस्ते मॉडल को यूज करके प्रो यूजर्स को आंसर दे रही थी और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर एक्यूरेट नहीं होती थी, गलत होती थी। लेकिन परप्लेक्सिटी क्या क्लेम करता था, 94% एक्यूरेसी। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट के दौरान ये पता चला कि आंसर में 37% गलतियां हैं। क्लेम और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। दूसरी कंट्रोवर्सी, परप्लेक्सिटी दूसरों का कंटेंट यूज करता था बिना परमिशन के, जैसे न्यूयॉर्क टाइम, फोर्ब्स, और इन लोगों ने लीगल नोटिस भेज दिया। और फिर एड्स का ड्रामा, अरविंद ने प्राउडली बोला था कि हम एड्स फ्री हैं, हम गूगल का ऑल्टरनेटिव हैं। फिर स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। यूजर बैकलैश इतना बड़ा था कि फरवरी 2026 को ये एड्स को बंद कर दिया गया। ये सब कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन कंपनी फिर भी ग्रो होती रही। लेकिन कैसे? क्योंकि अब जो होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, किसी भी कंट्रोवर्सी को खत्म करने का क्या तरीका होता है, इससे बड़ी कोई न्यूज ले आओ ताकि पीछे वाला लोग भूल जाएं और अभी वाला याद रखें। दीपेंद्र गोयल इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। याद है आपको 31 दिसंबर को क्या हुआ था? गिग वर्कर ने स्ट्राइक करी थी और उसके कुछ ही दिन बाद दीपेंद्र गोयल पता है क्या पोस्ट करते हैं ट्विटर पे, आई एम स्टेपिंग डाउन एज अ सीईओ। और ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल होती है और लोग पीछे वाला सब भूल जाते हैं, अभी वाला याद करते हैं। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। और इन्होंने लॉन्च करा कॉमिट एआई नेटिव ब्राउजर, जो सिर्फ आंसर नहीं देता, वो एक्शन ले सकता है, आपकी फ्लाइट बुक कर सकता है, आपका टास्क कंप्लीट कर सकता है। यानी कि पहले परप्लेक्सिटी सिर्फ आंसर देता था, अब वो एक्शन ले सकता है, आपका टास्क कंप्लीट कर सकता है। और फिर अगस्त 2025 में एक और बड़ा मूव, परप्लेक्सिटी ने गूगल को ऑफर दिया गूगल क्रोम खरीदने का फॉर $34.5 बिलियन। लेकिन जो चीज अरविंद को बाकी फाउंडर से अलग बनाती थी, वो है उनकी सोच। उनका मानना था कि स्कूल में हमें जो चीज भी सिखाई गई है, डेट्स, फॉर्मूला, फैक्ट को याद रखना, वो एआई हमसे बहुत अच्छा कर सकता है, हमसे बहुत फास्ट कर सकता है। फिर ह्यूमन के पास यूनिक क्या रह जाएगा? राइट क्वेश्चन पूछना, क्यूरियस रहना, चीजों को कनेक्ट करना, जो एआई कभी नहीं कर सकता। एआई तभी काम करेगा जब आप उसमें प्रॉम्प्ट दोगे, लेकिन एक इंसान से क्वेश्चन पूछो या ना पूछो, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और शायद तभी हमें पता है कि ग्रेविटी क्या है। किसी ने पूछा नहीं, उन्होंने सोचा। तो एक ऐसा बिजनेस है, एक बंदा जिससे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिस हो गई, जिसने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया ट्विटर टूल, जो एक ही रात में फ्लॉप हो गई, जिसने वीसीज की सुनी नहीं, जिसने बड़ी कंट्रोवर्सी फेस करी, उसके बाद भी $20 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है, परप्लेक्सिटी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंप्यूटर कॉस्ट मैसिव है, लॉसूट चल रहा है, यूजर ट्रस्ट इशू भी है। और गूगल ने अभी भी हार नहीं मानी है। गूगल के पास डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा है, जो परप्लेक्सिटी के पास नहीं है। और असली सवाल यह है कि परप्लेक्सिटी इस रिवॉल्यूशन में सर्वाइव कर पाएगा जो उसने खुद ही शुरू किया है। और अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये देखना है कि एआई की वजह से कंटेंट क्रिएशन में क्या इंपैक्ट पड़ा है, कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।